Hello everyone, welcome to Abhyarti IES, day 15 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. With reference to drip irrigation, which one of the following statements is correct? Drip irrigation requires more time to irrigate each hectare of land compared to conventional flood irrigation method. While irrigating different crops, a large amount of water is lost through evaporation, conveyance and distribution. Compared to conventional flood irrigation method, drip irrigation method consumes more power while irrigating per hectare. The area under drip irrigation in India has progressively increased over the last 2 decades, and the answer is B. Option number D is correct. Drip irrigation, it is a very different method from the conventional flood irrigation method. जहाँ पे जो कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड जो होती है उसको पूरा पानी से फ्लडेड कर दिया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड ड्रिप इरिगेशन मेथड में बहुत ही प्रिसाइसली जो क्रॉप होती है उसको इरिगेट किया जाता है, जिसमें बहुत कम पानी यूज होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती है। जो फ्लड इरिगेशन का मेथड होता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू इरिगेट ईच हेक्टेयर ऑफ लैंड। बट ऑन द अदर हैंड जो ड्रिप इरिगेशन वाला मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि जो पानी इरिगेशन के लिए लगाया जा रहा है वो डायरेक्टली जो रूट जोन होता है क्रॉप का उसमें लगाया जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है। सपोज करो ये हमारे क्रॉप्स लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये रूट लेवल है इनका। तो यहाँ क्या करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड में, यहाँ पे इनके पैरेलली कुछ ऐसे पाइप सिस्टम होगा, इसमें से पानी जो है जा रहा होगा और इनके रूट पे ही यहाँ पे एक होल होगा पाइप में, रूट में ही बिल्कुल पानी जाएगा ताकि प्रिसाइसली जितनी अमाउंट का वाटर है वो उनके रूट्स पे जाके लगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है एंड इट इज़ अ वेरी वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिस। इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड इरिगेशन मेथड में तो जो पानी थ्रू द इवेपोरेशन कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इट द वाटर इज लॉस्ट। बट ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि द वाटर इज सेव्ड, क्योंकि हम प्रिसाइसली उसके रूट्स पे ही जाके लगा रहे हैं वाटर एंड इसके वजह से क्रॉप की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सो इन द ड्रिप इरिगेशन इट इज सेड दैट वाटर सेव्ड in irrigating different crops is 30 to 70% more as compared to the flood irrigation method. एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो कि अगर हमें शुगर केन या फिर बनाना क्रॉप को 1 एकड़ में उगाना हो, तो जहाँ पे फ्लड इरिगेशन मेथड से हमें 10 से 15 घंटे इरिगेट करने को लगेंगे उसे, पूरी मतलब जो 1 एकड़ का क्रॉप है, वहीं ड्रिप इरिगेशन मेथड से वी विल नीड ओनली 1 hour टू इरिगेट ऑल द 1 एकड़ ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉप। अब खुद ही समझ लो कि अगर किसी भी क्रॉप को 10 से 15 घंटे लग रहे हैं इरिगेट करने में, तो मतलब उसमें पानी तो ज़्यादा कंज्यूम हो ही रहा है, पावर का भी कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर को पंप करने में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा। तो दैट इज वाई इट इज सेड दैट ड्रिप इरिगेशन इज वे मोर एफिशिएंट देन द फ्लड इरिगेशन मेथड। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2014 में एक स्टडी कंडक्ट की थी विच वॉज कंडक्टेड इन 13 स्टेट्स एंड उस स्टडी के द्वारा यह पता चला था कि जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, इट कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बाय 42 to 53%। And irrigation की cost in the drip irrigation method it was reduced by 20 to 50%. Moreover, the consumption of fertilizer while using the drip irrigation method it was also reduced by 7 to 43%. So that is why, considering the various benefits of the drip irrigation method, the center has been promoting the drip irrigation since 1990 to 91. It has been providing 50 to 100% subsidy on capital cost to farmers for adopting the drip irrigation method. तो ड्रिप इरिगेशन के मेथड के जरिए गवर्नमेंट इज एमिंग टू अचीव द गोल ऑफ मोर क्रॉप पर ड्रॉप। So that is why the प्रधान मंत्री सिंचाई योजना it was launched in 2015. इसमें गवर्नमेंट allocated higher funds to increase the area under drip irrigation specifically, क्योंकि अगर हम कंसीडर करें the various changes happening in the agriculture, economic as well as farming sector, क्लाइमेट चेंज को भी अगर फैक्टर इन करें तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है इट इज़ रिड्यूसिंग डे बाय डे। मोर ओवर द कंजप्शन ऑफ वाटर इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर वेरी वाटर एफिशिएंट, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वाटर की नीड जो होती है वो एग्रीकल्चर में ही है। मोर ओवर जो ग्राउंड वाटर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ड्रिप एंड प्रिसीशन इरिगेशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट मिले एंड फार्मर इनकम को भी डबल किया जा सके, विच इज़ अ गोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट इसमें क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन का जो एरिया है इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम जस्ट 70,589 हेक्टेयर इन 1991 to
63.21 लाख हेक्टेयर इन 2020। तो देखा जाए तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप है। यहाँ पे हमने एक चार्ट भी प्रोवाइड किया है जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट वाइज फर्टिलाइजर में कितनी सेविंग हुई ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन, जिसमें कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की सेविंग हमें देखने को मिली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, देन कम्स द स्टेट ऑफ गुजरात। अभी एक फैक्टर ये भी है कि राजस्थान और गुजरात में बेसिकली एरिड और सेमी एरिड एरिया देखने को मिलता है, इसमें क्या है कि हार्डी क्रॉप्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मिलेट्स, जिनको हम हार्डी क्रॉप्स कहते हैं, वो ज़्यादातर उगाए जाते हैं इन एरियाज में। तो ये क्रॉप्स में वैसे भी वाटर की जो नीड होती है इट इज़ वे लेस देन द अदर ट्रेडिशनल क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट। तो ड्रिप इरिगेशन के जरिए द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात दे हैव सेव्ड अ लॉट इन देयर फर्टिलाइजर कंजप्शन सेक्टर। तीसरे नंबर पे हरियाणा, चौथे नंबर पे सिक्किम। सिक्किम जैसे कि हमें पता है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती होती है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसरेड हो गया मेरे से। सबसे ज़्यादा सेविंग हुई है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, देन गुजरात, देन थर्ड पे हमारा सिक्किम, फोर्थ पे छत्तीसगढ़ एंड फिफ्थ पे हरियाणा। अदर स्टेट्स आर ऑल्सो गिवन। आप यहाँ पे एक बार पोस्ट करके इस चार्ट को अच्छे से रेफर कर लें। मोर ओवर इफ यू कंसीडर द ड्रिप इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री, तो 1991 से अगर हम देखें तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट increase in the number of the drip irrigated area. So since 1991, the drip irrigated area in India it has increased significantly and ये continuously increase ही हो रहा है। And देखा जाए तो drip irrigated area it has increased by 6 times, in fact more than 6 times. Next question. Biofortification of staple crops can be done through which of the following? Agronomic practices, genetic modification, conventional crop breeding, adding fortificants directly to the crop seed. So we have to select which of these options are correct, and the answer is C. That is 1, 2 and 3 are correct. Recently there was an article in Hindu Business Line जिसमें ये mention किया गया था कि what role did the biofortified crops play in addressing malnutrition in India. तो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन एक एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा ये एम किया जाता है स्टेपल फूड्स में जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, पर्ल, मिलेट एक्सेट्रा, इनमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है उसको इंक्रीज किया जा सके। पर्टिकुलरली सिलेक्टेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक हो गया, विटामिन डी हो गया। ओके, एंड बायोफोर्टिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं? सच एज कन्वेंशनल ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि वेरियस जेनोटाइप्स जिनके हाईएस्ट माइक्रो वेरियस जेनोटाइप्स जिनमें हाईएस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, they are selected for the crops. Conventional breeding it is a very selective breeding technique जिसमें क्या होता है कि एक क्रॉप के वेरियस वेरिएंट्स जो होते हैं उनमें जितने भी हमें डिजायरेबल ट्रेड्स हैं उनको क्रॉस करके एक पर्टिकुलर प्लांट बनाया जाता है जिसमें क्या होता है कि हमारे डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे कि उसमें अगर हमें ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट चाहिए। नेक्स्ट मेथड क्या आता है? बाय यूजिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन सच एज जीन इंसर्शंस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। And the next method which is used for achieving biofortification is by the use of agronomic practices such as application of zinc containing fertilizers. तो बायोफोर्टिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सपोज करो हमारे हमने टारगेट करना है कि हमने अपनी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट पॉपुलेशन है उनमें हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन के जरिए जो उनके डाइटरी हैबिट्स हैं, जो उनके ऑलरेडी डाइट में जा रहे हैं स्टेपल फूड जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो उसमें ही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो वो फूड के जरिए जो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसको दूर किया जा सके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर सपोज करो किसी को जिंक की डेफिशिएंसी है, तो अगर हमने राइस में जिंक को इम्प्रूव बायोफोर्टिफाई कर दिया तो उससे जिंक की डेफिशिएंसी को डिक्रीज किया जा सकता है। एंड थ्रू वेरियस साइंटिफिक स्टडीज हमने ये भी देखा है द मेथड ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इट हैज प्रूव टू एलिमिनेट वेरियस डाइटरी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट, which means that biofortification of staple crops can be done through agronomic practices, genetic modification, as well as through conventional crop breeding. Whereas option D incorrect हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है कि बायोफोर्टिफिकेशन इट इज अ फूड एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी।
तो इसमें क्या होता है कि हमने जैसे ऊपर भी डिस्कस किया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक पर्टिकुलर फूड में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ताकि जो भी डेफिशिएंसी है उसको हम एलिमिनेट कर पाएं। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन के जरिए द कंसंट्रेशन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द क्रॉप इज आल्सो इंक्रीज्ड। जो ये बायोफोर्टिफिकेशन की मेथड है डिफर्स फ्रॉम द फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एडिंग फोर्टिफिकेंट्स डायरेक्टली टू द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। बट बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा क्रॉप है जब हम उसको उगा रहे हैं तब उस वहां पे जाके थ्रू वेरियस मेथड जैसे कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जीन म्यूटेशन करके, तो वहां पे उस क्रॉप में जाके हम उसको इनकॉर्पोरेट करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। तो मिल्क की जब प्रोसेसिंग होती है, जब उसको पेस्चराइज किया जाता है तो उसमें अलग से फोर्टिफाई किए जाते हैं विटामिन ए एंड डी। तो ये एक अलग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग के टाइम पे जब फूड इज प्रोसेस तब ऐड किया जाता है, तब फोर्टिफाई किया जाता है वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट से। बट बायो फोर्टिफिकेशन में बिफोर एवरीथिंग एट द लेवल ऑफ द क्रॉप उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एडिशनली अगर हम देखें तो रेनबो डाइट कैंपेन चलाया गया था बाय द सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट which aims to provide balanced nutrition and help tackle malnutrition. The campaign encouraged the growth and use of biofortified tuber crop varieties which are genetically enhanced to have various nutrient content. ट्यूबर क्रॉप वैराइटीज कौन सी होती हैं? बेसिकली जो हमारी शकरकंदी हो गई, ओके, जो पोटैटो हो गया, दे आर ट्यूबर क्रॉप्स, मतलब कि ये जड़ों में उगते हैं। तो अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन को फोर्टिफिकेशन से कंपेयर करें तो बायो फोर्टिफिकेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है टू डेवलप बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, और जो इसके रिकरेंट कॉस्ट होते हैं इट इज़ वेरी लो। पीपल कैन अफोर्ड द बायो फोर्टिफाइड फूड एट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल प्राइस। बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज जो होती हैं दे आर हाई यील्डिंग एज ट्रेडिशनल वेराइटीज, मतलब इनकी जो यील्ड होती है पर हेक्टेयर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की इट इज मच मोर देन द ट्रेडिशनल वेराइटीज, and there is no loss incurred to the farmer. So farmer can easily adapt or easily shift to the biofortified varieties. Next question. Downy mildew and ergot are examples of endangered butterfly, nocturnal animals, migratory birds, or fungal diseases. And the answer is D. Fungal diseases. Downy mildew and ergot, they are examples of fungal diseases. Downy mildew and ergot, they are both fungal pathogens and they affect the crops. Downy mildew क्या होता है? It is a type of homicide microbe which is a parasite of plants. अर्गोट क्या होता है? It is a group of fungi and ये produce करते हैं alkalides, मतलब अर्गोट group of fungi, they produce such elements which have alkaline nature and they can cause ergotism in human as well as other mammals. Downy mildew is also known as green ear disease. Both downy mildew and ergot, they are the fungal diseases of pearl millet. They are very harmful for the pearl millet as they cause a considerable yield loss. Pearl millet किसको कहते हैं? बाजरा को. Bajra is also known as pearl millet. Downy mildew is a very common disease in India. Additionally, जो millets होती हैं, they are grown in tropical as well as subtropical areas up to an altitude of 2100 meter. Millets are heat-loving plants, and for their germination, they require a minimum temperature of 8 to 10 degrees Celsius. A mean temperature range of 26 to 29 degrees Celsius is required for their growth period, which helps in their proper development and good crop yield. मोस्टली जो मिलेट्स होती हैं दे कैन ग्रो ऑन वेरी लो फर्टाइल सॉइल्स, मतलब कि जैसे कि हमारे एरिड और सेमी एरिड एरिया की सॉइल्स होती हैं, दे कैन ग्रो इजीली देयर। कुछ मिलेट्स एसिडिक सॉइल्स में भी उगाई जा सकती हैं एंड कुछ मिलेट्स सलीन सॉइल में भी इजीली उगाई जा सकती हैं। ऐसी सॉइल्स में जनरली जो हमारी रेगुलर ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं दे कैन नॉट बी ग्रोन सो इजीली, बट मिलेट्स जो हैं दे कैन बी इजीली ग्रोन। Pearl millet can be easily grown on the sandy soils of the Rajasthan area. In fact, जो finger millet है, it grows very well on the saline soils. Millets को हम intercropping या फिर mixed cropping के pattern में भी उगा सकते हैं with the pulses and oilseeds. Millets they are very low carbon. Millets Millets have a very low carbon and water footprints. इनको उगाने के लिए ज़्यादा fertilizer या pesticide की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. They can also survive various extreme weathers. Ministry of Food Processing Industries, it has approved production-linked incentive scheme for food processing industry for millet-based product for the period of 2022 to 2026-27 with the outlay of 800 crore.
The finance minister announced Shri Anna scheme in 2023 union budget, and इस scheme का aim क्या है? To popularize millets as well as raising their consumption. As per a study done by the government, कि if we shift from the rice to pearl millet and sorghum in the kharif season and also in rabi season, if we shift from the crop of wheat to the crop of sorghum jowar, it could help in lower the agriculture water consumption in the Indo-Gangetic plains by 32% and it could also boost farmer profit by 140%. अब ये help करेगा increasing the agriculture productivity as well as doubling the farmer income, which will help in adapting to the changing global scenario as well as climate change. Next question. Which of the following crops are covered under Operation Green Scheme? Potato, carrot, mango, orange, green peas. We have to select which of the options given above are correct. And the answer is B. All of the crops are covered under the Operation Green Scheme. So Operation Green Scheme come under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, which aims at enhancing the value realization of farmers and minimizing their post-harvest losses. Option D correct है क्योंकि as per the Ministry of Food Processing and Industry, which is implementing the Operation Greens, which is a central sector scheme under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana since 2018. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पर्टिकुलर क्रॉप्स इस स्कीम के अंडर कवर की जा रही हैं, फार्मर्स को हेल्प किया जा सके उनकी प्रॉपर वैल्यू रियलाइजेशन में, एंड जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स दे कैन बी मिनिमाइज। इस स्कीम के अंडर बेसिकली 3 क्रॉप्स पहले तो कवर की गई थी विच वर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, बट अभी इसको इंक्रीज करके 22 पेरिशेबल क्रॉप्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर ली गई हैं, जिसमें वेरियस अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड किया गया है। प्लीज़ एक बार यहाँ पे आप पोस्ट करके इसको आराम से पढ़ लें और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस। एंड ये जो क्रॉप्स ऐड की गई हैं दे आर एडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 फाइनेंशियल कमीशन साइकिल 2021 to 26. Additionally, Kisan Sampada Yojana, it is related with the food processing industry. Ministry of Food Processing Industry, it launched the umbrella scheme Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, and it has been implementing this scheme since 2017-18 across the country. Basically, Kisan Sampada Yojana, it aims at bringing efficiency in the supply chain management of the farming sector. इसमें क्या है कि from farm gate to retail outlet इसको जिसमें क्या है कि फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट तक इसको टारगेट किया जा रहा है ताकि जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जा सके। इन किसान संपदा योजना में वेरियस टाइप ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, जिसमें जिसके द्वारा इसमें इसमें हब एंड स्पोक मॉडल के द्वारा वेरियस टाइप ऑफ लिंकेजेस बनाए जाएंगे बिटवीन द फार्म एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सो दैट जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं फार्म सेक्टर में उनको इजीली मैनेज किया जा सके एंड एक वैल्यू एडिशन करके क्रॉप में फार्मर को एक बेटर प्राइस रियलाइजेशन में हेल्प की जा सके। जो फाइनेंशियल आउटले था फॉर पीएम किसान संपदा फॉर 14th फाइनेंस कमीशन इट वाज 6000 करोड़ एंड अभी 15th फाइनेंस कमीशन में इसको डिक्रीज करके 4600 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन मार्केट सेल स्कीम इज अ स्कीम दैट इन्वॉल्व्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, or Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority. And the answer is C. That is, Open Market Scale Scheme is a scheme which involves the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So there was an article in the Hindu which revealed that the center ban on the supply of goods to the states under this open market sale scheme. This ban has driven up the prices of various food grains. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फूड ग्रेन्स बेसिकली व्हीट एंड राइस दे आर ऑफर्ड इन द ओपन मार्केट at the prices which are pre-fixed by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and इसमें e-auction होता है जिसके द्वारा government can control the prices in the market by providing food grains at reduced prices. ओपन मार्केट सेल स्कीम करने का मेन एम ये होता है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन, जो भी हमारे पहले से ही अगर फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिड्यूस प्राइसेस पे फूड ग्रेन्स की सप्लाई करवानी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स होते हैं
वो FCI के द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए ये फूड ग्रेन्स की ई ऑक्शन करके स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब एक बार इसमें सारी प्रोसेस हम समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। फर्स्टली जो प्रोक्योरमेंट होती है फूड ग्रेन्स की लाइक व्हीट एंड पैडी, सेंटर में रबी और खरीफ के सीजन पे FCI और वेरियस स्टेट कॉर्पोरेशंस ये प्रोक्योरमेंट करती हैं। अब ये जो प्रोक्योरमेंट होती है इट इज ऑलरेडी डन बाय द वेरियस फाइनलाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रबी और खरीफ सीजन होने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इस सीजन में इतना ही एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगी। अब ये जो परचेजेस होते हैं हमें पता है कि ये मिनिमम स्पॉट प्राइस पे की जाती हैं फ्रॉम द फार्मर बाय द गवर्नमेंट। अब इसी प्रोक्योरमेंट में जो सेंट्रल पूल होता है गवर्नमेंट को उसी में से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं PDS के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, उनको इस बफर स्टॉक में से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री फूड गेन्स। अब ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट ऑफर्स व्हीट टू द व्हीट प्रोसेसर्स, फ्लोर मिलर्स फ्लोर मिलर्स ऑफ व्हीट प्रोडक्ट ओनली। इसमें भी जो ट्रेडर्स या फिर बल्क बायर्स होते हैं व्हीट के, दे आर नॉट अलाउड फॉर द ऑक्शन ऑफ व्हीट थ्रू द ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, इट डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी कि जो भी एक सिंगल बायर सिंगल बिडर परचेज कर सकता है इन अ सिंगल बिड अंडर दिस स्कीम। जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी विच वाज अलाउड अर्लियर वाज 3000 मेट्रिक टन पर बिड फॉर अ बायर। इसको और भी रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस अदर स्टेप्स लिए हैं सच एज द बिडर मस्ट हैव अ वैलिड FSSAI लाइसेंस, GST या फिर ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन पैन। उनको पहले से ये डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि उनके पास कितना एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है वीट का। एडिशनली जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है इट फिक्सेस द मिनिमम बफर नॉर्म्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। मिनिमम बफर नॉर्म्स मतलब कि गवर्नमेंट को मिनिमम इतना तो बफर मेंटेन करके चलना है कि अगर फ्यूचर में कोई भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर के द्वारा या फिर कोई भी ऐसी मार्केट सिचुएशन आ जाती है कि फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो सकती है, तो इसके लिए एक बफर मेंटेन किया जाता है फूड ग्रेन्स। गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स टू प्रोक्योर about 37.3 million ton of wheat this year for the central buffer stock। ये सेंट्रल बफर स्टॉक मेंटेन कौन करता है, सारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको कौन देखता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन 2023 एग्रीकल्चर सीजन गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया था 26.2 बिलियन टन ऑफ व्हीट, जबकि टारगेटेड था 34.15 मिलियन टन, whereas in 2022 only 18.8 million ton was bought by the government for the central pool, जबकि टारगेट था 44.4 मिलियन टन। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल पूल में जो व्हीट का बफर है उसका भी स्टॉक काफी लो चल रहा है, so that is why the government is aiming to procure more of the wheat this year so that it can maintain the targeted buffer stock of wheat. So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarti IAS.